हेलो डियर। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के फील्ड में जगह जगह पे इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो इंटीग्रेशन के बारे में जो बेसिक आइडिया है, जो फंडामेंटल्स है, उनके बारे में इस सीरीज में अब आगे के कुछ वीडियोस में और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इंटीग्रेशन को जानने से पहले हमें डिफरेंशिएशन को जानना पड़ता है। तो पिछले कुछ वीडियोस में, पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पे बात किया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उन वीडियोस को जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो देखिए, डिफरेंशिएशन के वीडियोस में हमने देखा था कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो किस तरह का रिजल्ट मिलता है। जैसे कि अगर किसी कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें हमें जीरो मिलता है। और किसी कांस्टेंट के साथ अगर मान ले x मल्टीप्लाइड है, या x का किसी भी तरह का फंक्शन है, चलिए फिलहाल तो x अगर मल्टीप्लाइड हो किसी कांस्टेंट के साथ, उसे अगर x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो हमें वही कांस्टेंट मिलता है। तो इस तरह से ये लिस्ट आप देख ले, तरह तरह के फंक्शंस के लिए हम उसे किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखा हुआ है। इन पर हमने डिटेल्स में बात किया है डिफरेंशिएशन के वीडियो में। अब जो है यहाँ पर देखे, ये जो आंसर आता है डिफरेंशिएट करने से, इसे जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव कहा जाता है। मतलब x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x टू द पावर n-1। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें तो साइन ऑफ x का डेरिवेटिव कहा जाता है कोसाइन ऑफ x को। ये तो डेरिवेटिव है, और इसी का ठीक उल्टा जो है उसे एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। चलिए इस चीज को यहां से समझते हैं। हमने 2 एग्जाम्पल्स यहां से ले लिया, यहां से एक एग्जाम्पल और इस वाले एग्जाम्पल को हमने यहां कंसीडर किया है, और यहां से हम देखेंगे कि एंटी डेरिवेटिव किसे कहा जाता है। एक बार फिर से देख ले, ये जो है ये सी नॉट एक कांस्टेंट है, सी नॉट इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है सी नॉट। सिमिलरली साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसाइन ऑफ एक्स। तो एंटी डेरिवेटिव क्या है? ठीक इसका उल्टा। तो यहां पर सी नॉट एक्स का डेरिवेटिव, सी नॉट एक्स का डेरिवेटिव जो है ये होता है सी नॉट। यहां सी नॉट एक कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे सी नॉट का एंटी डेरिवेटिव, सी नॉट का एंटी डेरिवेटिव होता है सी नॉट इंटू एक्स। सिमिलरली साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसाइन ऑफ एक्स, ये डेरिवेटिव होता है, और कोसाइन ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है साइन ऑफ एक्स। तो एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव का ठीक उल्टा है, नाम से भी आप समझ पा रहे हैं, एंटी मतलब उल्टा, एंटी डेरिवेटिव। इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? देखिए, सी नॉट का एंटी डेरिवेटिव सी नॉट एक्स है, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी नॉट इंटू डी एक्स, और यहां पर एक इस तरह का एस जैसा सिंबल हम यहां पर अपेंड कर देते हैं। तो ये जो आंसर आता है ये इसका एंटी डेरिवेटिव होता है। तो ये हो जाएगा सी नॉट एक्स, क्योंकि सी नॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है सी नॉट, तो सी नॉट डी एक्स, इसे जब हम इस तरह के एक सिंबल के भीतर रखते हैं, अंदर रखते हैं, तो ये हो जाता है एंटी डेरिवेटिव। इसे इंटीग्रल साइन कहा जाता है, और हम ये जो कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन है, इसी को इंटीग्रेशन कहा जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि हमने देखा सी नॉट एक्स का डेरिवेटिव अगर सी नॉट हो, पर अगर हम कहते हैं सी नॉट एक्स प्लस सी, यहां पर सी भी एक कांस्टेंट है, तो इसे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन के क्लास में हमने देखा था ये, इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे डिफरेंशिएट करना होगा प्लस फिर इसे डिफरेंशिएट करना होगा। इसे डिफरेंशिएट करने से, सी नॉट एक्स को डिफरेंशिएट करने से तो हमें सी नॉट मिलता ही है, साथ ही साथ यहां पर देखिए इस सी को, जो कि एक कांस्टेंट है, इस सी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जीरो के बराबर हो जाता है। इस जीरो को चलिए यहां से हटा देते हैं,
कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से वो 0 बन जाता है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो सी नॉट है जो कि यहां पर अपीयर हो रहा है, सी नॉट का एंटी डेरिवेटिव सी नॉट एक्स तो होगा ही, साथ ही साथ सी नॉट एक्स ये कोसाइन ऑफ एक्स नहीं है, ये सी नॉट एक्स है। सो सी नॉट एक्स प्लस सी किसी भी तरह का कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी भी तरह का कांस्टेंट हो सकता है, 2.5 2.7183 किसी भी तरह का कांस्टेंट हो सकता है। तो यहां पर अगर एक कांस्टेंट भी एडेड रहे सी नॉट एक्स के साथ तो भी किसी भी तरह का कांस्टेंट एडेड रहे तो भी उसका जो डेरिवेटिव होता है वो सी नॉट ही होता है। इसका मतलब सी नॉट का एंटी डेरिवेटिव सी नॉट एक्स के साथ हमें एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होगा, माफ कीजिएगा ऐड करना होगा, क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव या इसका डेरिवेटिव सी नॉट होता है। यहां पर ये सी किसी भी तरह का वैल्यू हो सकता है, कांस्टेंट होगा वो, किसी भी तरह का कांस्टेंट हो सकता है वो। अब अगर इस वाला एग्जांपल को आप देखें तो जैसे यहां पर भी वही चीज लागू होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एक्स, ये तो सही है ही, लेकिन अगर हम यहां पर एक कांस्टेंट ऐड कर दे, अगर यहां पर हम एक कांस्टेंट ऐड कर दे तो भी ये कोसाइन ऑफ एक्स के बराबर ही होता है। इसका मतलब अगर हम कोसाइन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें, तो कोसाइन ऑफ एक्स के बाद dx लिखना पड़ता है हमें, और ये इंटीग्रेशन का साइन s जैसा सिंबल होता है इसका। सो ये बराबर हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस वन कोसाइन ऑफ एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स dx, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, उसके साथ हमें एक कांस्टेंट ऐड करना होगा। तो ये जो हम कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन है और इसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। चलिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी होता है, थोड़ी देर बाद आप समझ पाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, और उसी से आप समझ जाएंगे इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों कहा जाता है। अब देखिए यहां पर ये जो कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं जब हम एंटी डेरिवेटिव पता कर रहे हैं या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये जो कांस्टेंट है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है, लेट से सबसे पहले तो एक ग्राफ हमने यहां पर कंसीडर कर लिया। अब अगर हम इस ग्राफ के साथ तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है, लेट से ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 9। अब यहां पर आप देखें, अगर हम इसके साथ इसके किसी भी जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लेट से इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो फिर ये इंडिकेट करता है कि यहां पर ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप को यहां से इसका जो ये एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, उसका टेंजेंट वैल्यू जो है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, ये इंडिकेट करता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, ढलान कितना है, ये कम ढलान है, ये ज्यादा ढलान है, ये और ज्यादा ढलान है। और यही बताएगा इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज, y का रेट ऑफ चेंज x के रेस्पेक्ट में कितना है, ये सब हमने डिफरेंशिएशन के क्लास में देखा था। वो रेट ऑफ चेंज ये इंडिकेट करेगा। अब अगर इस फंक्शन के साथ हम कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं, लेट से हम 2 ऐड कर देते हैं, अब ये जो फंक्शन बना, ये बना y प्लस एक्स स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2, y इज इक्वल टू है ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2। हमने 2 इसमें ऐड कर दिया, हर एक पॉइंट देखें 2 घर ऊपर चला गया, हर एक जगह पे देखें ये 2 घर ऊपर चला गया है, इस तरह से 2 पॉइंट ऊपर चला गया, हर एक जगह पे आपको वही मिलेगा कि y का वैल्यू 2 इंक्रीज कर गया है। आप ऐसे भी इसे देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, ऊपर की तरफ 2 घर शिफ्ट हुआ है, सिर्फ मुड़ा नहीं है, सिर्फ शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ, मूव किया है ऊपर की तरफ। अब की बार अगर इसी x के इसी वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 3 में ही, जहां पर हमने इस नीचे वाले ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ किया था, वहां पर अब की बार अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का स्लोप उतना ही होगा, क्योंकि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल उतना ही बनेगा, क्योंकि ये जस्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ।
ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है तो टेंजेंट जो है बिल्कुल पैरेलली ऊपर की तरफ चढ़ेगा। सो यहां पर देखिए टेंजेंट का जो स्लोप है इस पॉइंट में x इज इक्वल टू 3 में, यहां पर x इज इक्वल टू 3 है। सो x इज इक्वल टू 3 में जो टेंजेंट बन रहा है दोनों ही ग्राफ्स में, वो टेंजेंट का स्लोप सेम है। मतलब इन दोनों जगहों पर जो रेट ऑफ चेंज है y का विथ रेस्पेक्ट टू x वो सेम है। यही तो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन से हमें मिलता क्या है? डिफरेंशिएशन से हमें मिलता है कि किसी भी जगह पे y का वैल्यू x के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब वहां पर बना हुआ टेंजेंट का जो स्लोप है वो। तो स्लोप अगर सेम है इसका मतलब दोनों ही केसेस में इस पॉइंट में डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव सेम है। डिफरेंशिएट करने से हमें सेम वैल्यू मिलेगा। और प्रैक्टिकली भी हम करके अगर देखें, अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी अप्लाई करें तो इसके लिए जो इसका डेरिवेटिव निकलेगा और इसके लिए जो डेरिवेटिव निकलेगा दोनों सेम होगा, क्योंकि यहां कांस्टेंट एडेड है और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से वो 0 बन जाता है। अब देखिए ये दूसरे किसी पॉइंट के लिए भी सेम तरह से एप्लीकेबल होगा। लेट से वो पॉइंट यहां पर है x इज इक्वल टू 5। यहां पर देखिए ये टेंजेंट अगर ऊपर वाले कर्व में, ऊपर वाले ग्राफ में अगर हम x इज इक्वल टू 5 में, माफ कीजिएगा x इज इक्वल टू 6 है, ये x इज इक्वल टू 6 में अगर हम यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें, सो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो फिर यहां पर हमें वही वैल्यू मिलेगा। वेल अब अगर यहां से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ फंक्शंस का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए अगर सी नॉट का इंटीग्रेशन हम देखें या फिर एंटी डेरिवेटिव देखें तो ये सी नॉट एक्स प्लस सी होगा, जो कि हम इससे पहले देख चुके हैं। और अब देखिए ये x टू द पावर n dx, इसे इंटीग्रेट करने से हमें मिलता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, क्योंकि और साथ ही साथ एक कांस्टेंट हमें ऐड करना होगा, क्योंकि इसे डिफरेंशिएट करके आप देखें इस पार्ट को या पूरा का पूरा को डिफरेंशिएट करके आप देखें तो आपको x टू द पावर n मिलेगा। एक बार डिफरेंशिएट करके हम देख लेते हैं यहां पर। चलिए अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं d dx ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, सो प्लस यहां से प्लस सी होगा, प्लस सी। इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे प्लस इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से तो 0 होता है, इसलिए हम सिर्फ इसी पार्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू अब देखिए यहां पर ये चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम इंटैक्ट रख देते हैं। कांस्टेंट के साथ चूंकि एक x का फंक्शन मल्टीप्लाइड है इसीलिए ये कांस्टेंट रह जाएगा, इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। इसके साथ सम फंक्शन ऑफ x रिलेटेड है या मल्टीप्लाइड है। यहां पर देखिए अब x टू द पावर n प्लस 1 इसे डिफरेंशिएट करने से हमें इसका पावर जो है पावर को बाहर ले आना होता है और मल्टीप्लाइड विथ x टू द पावर n प्लस 1 जो कि इसका पावर था उससे हमें एक घटा देना होता है। तो देखिए ये जो है ये दोनों कैंसिल हो गया और हमें मिला x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, सो n x टू द पावर n हमें मिला इसके डिफरेंशिएशन के तौर पे, इसके डेरिवेटिव के तौर पे। तो इस तरह से आप बाकियों को भी चेक कर सकते हैं। यहां पर जो है अगर मैं 5 नंबर वाले को देखूं, फिफ्थ जो रूल है या फिफ्थ इंटीग्रेशन है उसे अगर मैं देखूं तो अगर मैं इस पार्ट को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे 1 डिवाइडेड बाय x मिलेगा। सो डी डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x प्लस c, तो हमें सिर्फ इस पार्ट को ही डिफरेंशिएट करना होगा, ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। सो ये बन जाता है माफ कीजिएगा, ये बराबर हो जाता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय x। इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय x dx, इसे इंटीग्रेट करने से हमें मिलेगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x प्लस एक कांस्टेंट। वेल अब देखिए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन देख लेते हैं। यहां पर साइन ऑफ x को अगर इंटीग्रेट करें, साइन ऑफ x dx को इंटीग्रेट करें तो हमें निगेटिव को साइन ऑफ x मिलता है और साथ ही साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होता है। वेल यहां पर आप देखिए अगर मैं डी डी एक्स ऑफ निगेटिव कोसाइन ऑफ x प्लस c इसे डिफरेंशिएट करूं
तो इस पार्ट को आप इग्नोर कर दें, फिलहाल डिफरेंशिएट करने से तो 0 आ जाएगा ये। अब देखिए ये बराबर हो जाएगा, ये -1 हम कंसीडर कर सकते हैं, -1 मल्टीप्लाइड विद कोसाइन ऑफ एक्स, सो उसे -1 एज कांस्टेंट इसे हम बाहर ले जा सकते हैं, इंटैक्ट रख सकते हैं इसे। और इसके साथ कोसाइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, कोसाइन ऑफ एक्स को अगर डिफरेंशिएट किया जाता है तो हमें मिलता है नेगेटिव साइन ऑफ एक्स। इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज में बात किया था। अब -1 से अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाता है साइन ऑफ एक्स। तो देखिए साइन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट अगर करें, साइन ऑफ एक्स dx को इंटीग्रेट करें तो हमें नेगेटिव कोसाइन ऑफ एक्स प्लस सी मिलेगा। अब यहां से एक और देख लेते हैं, इस वाले को देख लेते हैं कि कैसे ये नेचुरल लॉगरिथम ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स प्लस सी बनेगा। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं डी dx ऑफ नेगेटिव नेचुरल लॉगरिथम ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स, बिकॉज लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव वैल्यू इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, फिलहाल रियल नंबर्स में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये जो साइन है ये बता रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू हमेशा कंसीडर करना पड़ता है या साइन लेस वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है। नेगेटिव वैल्यू अगर आता है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सिंबल है एब्सोल्यूट वैल्यू का। सो इसके साथ c जोड़ दें और इसे डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका कोई मोल नहीं रहेगा, ये 0 बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये नेगेटिव साइन बाहर ले जाएं आप, और नेचुरल लॉगरिथम ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स, इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स अगर होता तो ये बन जाता 1 डिवाइडेड बाई एक्स, पर एक्स तो है नहीं, कोसाइन ऑफ एक्स है, तो नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ एक्स। अब देखिए चूंकि ये x नहीं है, कोसाइन ऑफ x है, तो इसी कोसाइन ऑफ x को हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। कोसाइन ऑफ x को डिफरेंशिएट करने से हमें मिलता है नेगेटिव साइन ऑफ x। तो नेगेटिव साइन यहां से कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ x, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। इस तरह से आप बाकियों को भी टेस्ट कर सकते हैं। वैसे हम लोग इसे याद रख लेते हैं, फॉर्मूलाज जो है ये याद रख लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव्स था। अब देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट रूल इंटीग्रेशन के लिए जो एप्लीकेबल होता है, वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन इज अ वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। हम लोग इस सीरीज में, चूंकि हम फिजिक्स के लिए हम इन मैथमेटिकल टूल्स को सीख रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, इसीलिए हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं चीज़ों का, जो कि इतना हम सीखेंगे इस सीरीज में ताकि फिजिक्स में आने वाले प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सके। तो उतने डेप्थ में तो हम नहीं जाएंगे इस सीरीज में, जस्ट ओवरव्यू लेंगे और उसे यूज करना सीखेंगे और कुछ बेसिक रूल्स जो है उन्हें सीखेंगे। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं इंटीग्रेशन के, यहाँ पर ये जो रूल है ये बड़ा सिंपल रूल है, बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज होगा, कहीं भी आपको मिल सकता है, इसीलिए इस रूल को एक बार देख लेना जरूरी है। ये कह रहा है ये C0 जो है ये एक कांस्टेंट है और यहां पर एक फंक्शन है x का, मे बी ये x स्क्वायर्ड हो सकता है, मे बी ये साइन ऑफ x हो सकता है, मे बी ये टेंजेंट ऑफ x हो सकता है, मे बी ये नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x हो सकता है, किसी भी तरह का वैल्यू हो सकता है, मे बी समथिंग एल्स हो सकता है, e⁻x हो सकता है, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है ये। सो ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ अ फंक्शन इंटू dx, इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। फिर हमें इंटीग्रेट करना होगा इसे। आप ये एक कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम इसे और थोड़ा एलेबोरेटली देखेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू साइन ऑफ x dx। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x dx। अब साइन ऑफ x dx इसे इंटीग्रेट करने से हमें मिलता है नेगेटिव कोसाइन ऑफ x और इसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर देते हैं, पूरे टर्म के साथ एक कांस्टेंट एडेड हो जाता है क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। सो ये इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव 5 इंटू कोसाइन ऑफ x प्लस c।
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखें यहाँ पर आप देखें कि अगर मान ले हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है? इसे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करते समय हम क्या करते हैं? इस पार्ट को अगर आप देखें तो डिफरेंशिएट करते समय हम क्या करते हैं? ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को इंटैक्ट रखते हैं। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ -5 इंटू कोसाइन ऑफ एक्स, तो ये जो कांस्टेंट है आप नेगेटिव साइन को यहां भी रख सकते हैं, यहां से हटा के यहां रख सकते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। यहां तक कैसे पहुंच रहे हैं ये बेहतर समझ में आएगा। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो इस 5 को हम इंटैक्ट रखते हैं और यहां पर नेगेटिव कोसाइन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने से हमें साइन ऑफ एक्स मिलता है। चूंकि ऐसे केसेस में डिफरेंशिएट करते समय ये इंटैक्ट रह जाता है, इसीलिए इंटीग्रेट करते समय भी ये ज्यों का त्यों रह जाता है। अगर कोई कांस्टेंट एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड हो तो उसे हम इंटीग्रल के बाहर ले जाते हैं, इसे इंटीग्रल कहा जाता है। इस इंटीग्रल के बाहर ले जाते हैं और फिर हम जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखिए एक कर्व कितना एरिया कवर कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, इसके साथ इंटीग्रेशन का एक इंटर रिलेशन है, उसे हम इंटीग्रेशन से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ फंक्शन, ये फंक्शन जो है 1 2 3 4 5 6, ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन इंडिकेट्स, ये फंक्शन जो है ये x टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। वेल तो यहां पर आप देखें 1 2 3 4 5 6, हाँ यहां पर अभी आप देखें कि अगर कहा जाए कि इस जगह से x के इस जगह से लेकर x के इस पॉइंट तक, मतलब x इज इक्वल टू 3 से लेकर, ये a जो है x इज इक्वल टू 3 है और ये b जो है x इज इक्वल टू 6 है। x इज इक्वल टू 3 से लेकर x इज इक्वल टू 6 यहां तक ये वाला कर्व जो है, ये वाला ग्राफ जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, ये वाला ग्राफ जो है ये ग्राफ कितना एरिया सबटेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ, तो वो इतना एरिया कवर कर रहा है। अब ये जो एरिया है इस एरिया को हम पता करते हैं इंटीग्रेशन से। उसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें y का ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को, या x का जो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, इसे इंटीग्रेट कर देना होता है। सो यहां पर हम y को इंटीग्रेट कर देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर रेंज एक दिया हुआ है, कहां से कहां तक, x का वैल्यू 3 से लेकर x का वैल्यू 6 तक। सो x इज इक्वल टू 3 से लेकर x इज इक्वल टू 6 तक, यहां तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। अभी इसका मतलब समझ में आ जाएगा। वेल तो दैट इज इक्वल टू, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर y की जगह हम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 लिखे और ये dx, वैसे चूंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहां पर x इज इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब x का वैल्यू 3 से लेकर 6 तक होगा, उस रेंज में ये कितना एरिया सबटेंड करेगा, ये जो ग्राफ है ये कितना एरिया सबटेंड करेगा x एक्सिस के साथ, ये बताता है ये। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके लिए देखिए हमें सबसे पहले इसे इंटीग्रेट करना होता है। इसे इंटीग्रेट करने से देखिए 1 डिवाइडेड बाई 9 को हम इंटैक्ट बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर्ड dx इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर्ड dx को अगर इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा x टू द पावर एक इंक्रीज कर दे यहां पर 2+1 और यहां पर डिवाइडेड बाय 2+1, ये जो x का पावर है वही 2+1 और डिवाइडेड बाय 2+1। यहां पर हम इस तरह से फिर यही जो रेंज है 3 to 6, यहां 3 to 6 यहां पर लिख देते हैं। देखिए यहां पर हम कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट एडेड नहीं होता है। उसका रीजन यही है, अभी आपको समझ में आ जाएगा उसका रीजन क्या है। अब जो है इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और रेंज जो है ये 3 से लेकर 6 है, और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 27, और रेंज जो है 3 से लेकर 6 तक।
अब हमें करना ये होता है, वैसे तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, सिर्फ इसके साथ अगर आप c ऐड कर दे तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां पर अब हमें क्या करना पड़ता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, सबसे पहले अपर लिमिट x का जो वैल्यू है वो x के जगह पर पुट करना पड़ता है, मतलब 6⁻³ डिवाइडेड बाय 27 माइनस सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब हमें ये जो लोअर लिमिट है वो वैल्यू अब हमें x के जगह पुट करना पड़ता है, मतलब 3⁻³ x की जगह 3⁻³ डिवाइडेड बाय 27। सो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है, इसे कैलकुलेट अगर करें, कैलकुलेट करके देख लें, 6 है तो ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये जो एरिया होगा ये एरिया हो जाएगा 7 यूनिट का। जिस भी तरह का यूनिट यहाँ पर यूज किया जा रहा, मीटर हो सेंटीमीटर हो, तो उतना उसका स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि ये एरिया है तो अगर यहाँ पर यूनिट के तौर पे सेंटीमीटर है, अगर ये एक ग्रेजुएशन सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी एक ग्रेजुएशन जो है ये एक सेंटीमीटर के बराबर है, तो फिर ये 7 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। नॉर्मली जब ये जो है मेजरमेंट किस सिस्टम में है, ये जब गिवन नहीं होता है तो हम इसे यूनिट लिख देते हैं या स्क्वायर यूनिट कह देंगे, दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर यूनिट। सिर्फ यूनिट लिखने से भी चलेगा। सो 7 यूनिट का हो जाएगा यहाँ पर इसका एरिया। सो ये जो है ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालने के बाद उसका वैल्यू जो है फाइनल एक्सप्रेशन के जो x है वहाँ पर इंसर्ट करने के बाद जो वैल्यू आता है इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट हम ऐड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मान ले यहाँ पर हम कांस्टेंट ऐड करते भी, कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट ऐडेड हुआ, यहाँ पर कांस्टेंट ऐडेड हुआ, वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो कांस्टेंट ऐडेड होगा और यहाँ पर चूंकि हम सेकेंड टर्म में इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वही कांस्टेंट सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा और ये कांस्टेंट जो है ये कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के सिचुएशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हम ऐड नहीं करते हैं, कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कुछ रियल लाइफ फिजिक्स के एग्जाम्पल हो जाए, जैसे कि हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एरिया कवर करता है टाइम एक्सिस के साथ, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 3 यूनिट के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेट से 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हमें ये देखना है 0 से लेकर 5 सेकंड तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कॉमन सेंस ये कहेगा 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर कोई मूव कर रहा है और 5 सेकंड तक अगर मूव किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाता है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो एक दूसरे तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एरिया कवर करता है टाइम एक्सिस के साथ, वो एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो इस लॉजिक से भी देखा जाए तो यहाँ ये जो एरिया कवर कर रहा है 0 to 5 सेकंड तक, ये जो एरिया कवर कर रहा है, तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका भी एरिया आप देखें तो उसका भी एरिया हो जाएगा 3 × 5 = 15 इतना यूनिट का। और चूंकि हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया था कि वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जा रहा, तो यही मीटर पर सेकंड और 3 के साथ मीटर पर सेकंड और 5 के साथ सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 15 यूनिट के तौर पे मीटर मिलेगा। ये अगर स्ट्रेट लाइन हो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हो, तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो बल्कि कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा हो, सेम रेट से चेंज कर रहा हो, जिससे कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इन सब के बारे में हमने स्टैंडर्ड 9th में बात किया था, हम स्टैंडर्ड 9th में ये सब पढ़ते हैं। अगर ये कांस्टेंट रेट से चेंज करे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता बल्कि एक स्लैंट लाइन होता है। यहाँ पर भी अगर कहा जाए 0 to 5 सेकंड में, 0 to 5 नहीं है ये 1 2 3 4, हाँ 0 to 5 सेकंड में अगर हमें पता करना हो कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया है या इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आप ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करके देख ले, इसका बेस है 5 और इसका हाइट है 4, तो आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन अगर
अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ना हो, ना ही हॉरिजॉन्टल ना ही स्लैंट, स्ट्रेट लाइन हो ही ना, बल्कि कर्व्ड लाइन हो इस तरह का, लेट अस से v इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड है ये, तो फिर इस केस में एक सर्टेन टाइम पीरियड में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उस बॉडी का, ये हम कैसे पता करेंगे। चलिए इसे क्वेश्चन के फॉर्म में एक बार लिख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड। वैसे ये न्यूमेरिकली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल तो हो नहीं सकता, वेलोसिटी और टाइम स्क्वायर्ड इन दोनों का यूनिट सेम नहीं है, तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, न्यूमेरिकली सेम है। सो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड। हमें इसका डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा इस पार्टिकल का फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 1 टू टाइम इज इक्वल टू 2। सो यहां से लेकर यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जैसे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये हमारा कि ये जितना इस रेंज में ये जितना एरिया कवर करेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, दैट मीन टाइम एक्सिस के साथ, वही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो फिर इस केस में हम अगर ये वाला एरिया पता कर ले तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट उतना होगा। ये वाला एरिया हम कैसे पता करेंगे, तो इस वाले एरिया को पता करने के लिए हमें v को करना होगा इंटीग्रेट, एंटी डेरिवेटिव पता करना होगा इसका। v को इंटीग्रेट करना होगा किसके रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखे टाइम है, सो dt v इंटू dt, इसे इंटीग्रेट करना होगा। और यहां पर लिमिट है 1 to 2, टाइम का लिमिट है 1 to 2, इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये जो लिमिट होता है ये लिमिट उसी का लिमिट होता है, मतलब टाइम 1 से लेकर टाइम 2 तक। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड dt, और यहां से लेके 1 से लेके 2। सो टी स्क्वायर्ड को अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये बन जाता है टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, टी टू द पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। और इसका जो लिमिट है ये लिमिट हो जाता है 1 से लेकर 2। और इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले t के जगह पे 2, सो 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, माइनस t के जगह पे 1, सो 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इसे आप कैलकुलेट कर ले, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, एंड दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3। सो 7 डिवाइडेड बाई 3 इतना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम कहेंगे इतना यूनिट का डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर सारे मेजरमेंट एसआई में हो रहा, मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में मेजर्ड हो रहा है, तो फिर ये आ जाएगा मीटर में। सो इस तरह से हम इंटीग्रेट करके, अगर वेलोसिटी का फंक्शन दिया हो, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन में दिया हुआ रहे, तो हम इंटीग्रेट करके, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके हम डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं। तो ये जो हम यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्योंकि रेंज गिवन होता है, किस समय से किस समय तक डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता करना होगा तो टाइम रेंज तो देना होगा कि कितने समय से कितने समय तक डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर रेंज चूंकि दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का मदद लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एरिया पता करने के लिए जो इंटीग्रेट करते हैं उसका असली मतलब क्या है। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्या हम उसे फर्स्ट प्रिंसिपल से पता कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब इंटीग्रेशन का जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, जो कि अब तक हमने नहीं देखा, जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से क्या हम ये जो हमने अभी किया, जो अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन किया, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड का डेफिनेट इंटीग्रेशन करके जो ये वैल्यू लाया, वो किस तरह से आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्या हम इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ला सकते हैं या नहीं, किस तरह से लाते हैं, इसका असली मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन का, उसके बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सीरीज का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।